हेलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके प्रश्नावली 3H का दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये प्रश्नावली 3H का 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, आपके डॉक्टर मनोहरे बुक से है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि चल क्या रहा है यहाँ पे। देखिए इतना सा बड़ा सा प्रश्न है तो इसको देख के घबराना नहीं है, पहले इसको समझते हैं कि इसमें दिया क्या है। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई जॉब लग रहा है तो आपकी जॉब की जो सैलरी है 1000 रुपये है। ठीक है, आपके जो मासिक वेतन है 1000 रुपये है मान लीजिए, और उस आपका जो प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक वृद्धि होती है। मतलब आप जब काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो आपका मान लीजिए सैलरी कितना है 1000 रुपये है। ठीक है, मंथली 1000 है, लेकिन आप हर साल कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। हर साल आपका मान लीजिए 500 रुपये बढ़ रहा है या कुछ भी बढ़ रहा है। ठीक है, एक नियत वृद्धि हो रही है, कांस्टेंट आपकी इंक्रीजिंग हो रही है आपके वेतन में, सैलरी में। ठीक है, तो ये मतलब है। फिर कह रहा है कि यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 रुपये हो जाए, मतलब आप एक काम कर रहे हैं और 4 साल बाद आपका वेतन कितना हो जाए, 1000 से बढ़ के कितना हो जाए 2200 हो जाए, और 15 वर्ष बाद उसका वेतन बढ़ के कितना हो जाए 2750 हो जाए, तो प्रारंभ में उसका कितना सैलरी था और वार्षिक वृद्धि क्या थी, मतलब आपका जो एक साल में बढ़ रहा है वो कितना था और आपका इनिशियल सैलरी कितनी थी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको मान लेंगे। ठीक है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। हल माना, ठीक है, माना क्या, माना यहाँ पे प्रारंभिक वेतन पूछा है ना, तो माना प्रारंभिक वेतन, माना प्रारंभिक वेतन बराबर x रुपया। ठीक है, और वार्षिक वृद्धि मान लीजिए आप वार्षिक वृद्धि आप मान लीजिए क्या y रुपया मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या कह रहा है, यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन इतना हो जा रहा है तो पहले साल का वेतन कितना है भैया, यहाँ पे x + y करेंगे। ठीक है, पूरा वेतन ना, पूरा टोटल आपका कितना इनकम है वो, लेकिन एक साल में आपका y रुपया बढ़ रहा है तो 4 साल में कितना बढ़ेगा, 4y बढ़ेगा, यही ना होगा। एक साल में आपका y रुपया बढ़ रहा है तो 4 साल में कितना बढ़ेगा, 4y बढ़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे लिखेंगे क्या, 4 वर्ष बाद कुल वेतन कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 वर्ष बाद कुल वेतन आपका हो जाएगा x प्लस एक साल का बढ़ रहा है y तो 4 साल का बढ़ेगा कितना 4y, बराबर टोटल पैसा कितना कमा ले रहा हो 2200 रुपया। ठीक है, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1 मेरे भाई, ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है, यहाँ तक कम हो गया। और कह रहा है कि 15 वर्ष बाद उसका वेतन 2750 रुपये हो जा रहा है, तो अब लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखिए 15 वर्ष बाद कुल वेतन कितना मेरे भाई, 15 वर्ष कुल बाद कितना वेतन हो जाएगा, x प्लस एक साल का y है तो 15 का कितना हो जाएगा 15y बराबर 2750। ये आपका समीकरण बन के तैयार हो गया, ये आपका समीकरण बन के तैयार हो गया। क्वेश्चन में यही बस कहा था, क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं, इतना जो बड़ा सा लिखा हुआ है बस इसको देख कर डरिए मत। बस आपका मान लीजिए कि प्रारंभिक वेतन x रुपया था, उसका मंथली इनकम कितना था x रुपया, और उसके जो रेट बढ़ रहा है, वार्षिक वृद्धि हो रही है, y रुपया बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 साल बाद उसका पैसा 2200 हो जा रहा है, 4 साल बाद उसका पैसा 2200 हो जा रहा है, 15 साल बाद उसका इतना हो जा रहा है। ठीक है, हमेशा प्रारंभिक को भी जोड़ेंगे, प्रारंभिक को हमेशा आप जोड़ देंगे जितना इंक्रीज हो तभी तो टोटल सैलरी आएगी। ठीक है, तो आपके पास 2 इक्वेशन बन के तैयार हो गए। अब इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, जब सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आएगी, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो मैं अब यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ अब कैसे सॉल्व होगा भाई, दोनों इक्वेशन को आप लिखिएगा इसको अच्छे से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाने पर, तो घटाएंगे तो ये आपका माइनस माइनस माइनस, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा x वाला टर्म। अब 15 से 4 जाएगा कितना बचेगा, -11y बचेगा। ठीक है, 0 से 0 0 गया, 5 बचेगा, यहाँ पे 7 में से 2 गया, 5 बचेगा। ठीक है, और यहाँ लग जाएगा माइनस। अब देखिए दोस्तों माइनस से माइनस उड़ जाएगा तो y की जो वैल्यू आएगी 550 बटा के 11 से इसको उड़ा देंगे, कितनी बार में जाएगा 50 बार में,
तो आपका y का जो मान निकल के आया है वो 50 आया है। आपका y का मान कितना आया मेरे भाई? 50 आया है। ठीक है, y आपने यहाँ पे 50 निकाल लिया। अब y के मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए तो आपका x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए y का मान 1 में रखने पर एक आपका क्या है? x प्लस 4y। तो x प्लस 4y की जगह पे y की जगह पे क्या हो जाएगा? 50 बराबर 2200। ठीक है, तो x प्लस 5 चौके 20 हो जाएगा, मतलब 2000 हो जाएगा, बराबर 2200 हो जाएगा। देखिए 2000 इधर प्लस है, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 2200 माइनस 2000, तो x की वैल्यू 2200 में से 2000 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 200 बचेगा। कितना बचेगा भैया? 200। आप ध्यान से देखिए कि आपने x क्या माना था। आपने x माना था प्रारंभिक वेतन, इनिशियल सैलरी उसकी कितनी है? 200 रुपये है, और वार्षिक वृद्धि कितना आ रहा है उसका? 50 रुपये बढ़ रहा है। मतलब कोई आदमी है 200 रुपये की मासिक वेतन पर वो काम करना शुरू करता है और हर साल उसका 50 रुपये बढ़ रहा है, हर साल 50 रुपये उसका बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे? अतः क्या दिया है? अतः व्यक्ति की प्रारंभिक वेतन 200 रुपये था, वार्षिक वृद्धि 50 रुपये है। ठीक है मेरे भाई, आप जब इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो ये अतः वाला काम जरूर लिखा करिए। हर प्रश्न में आपको ये अतः वाला लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तभी आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन यही था आपका 5वां, आप इसको नोट कर लीजिए। और अब हम चलिए आगे क्वेश्चन बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि मेवे के 700 ग्राम की एक पैकेट की लागत 72 रुपये है। ठीक है, आपका एक पैकेट है, ये मान लीजिए आपके पास क्या है? पूरा पैकेट। ठीक है, इसमें मेवे हैं। क्या है मेरे भाई? मेवे हैं। ठीक है, मेवे का मतलब काजू किशमिश। ठीक है, और इसका जो प्राइस है पूरा 72 रुपया है। कितना है? 72 रुपया। और ये टोटल कितना है भाई? 700 ग्राम। इसकी मात्रा कितनी है? ये पूरा टोटल 700 ग्राम है और इसका प्राइस कितना है? 72 रुपये। ठीक, अब क्या कर रहा है? इसमें कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश हैं। ठीक है, और इस मेवे में कुछ काजू भरा हुआ है और कुछ किशमिश भरा हुआ है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? यदि काजू की गिरी का भाव जो है 96 रुपये प्रति केजी है, मतलब आप जब काजू खरीदने जा रहे हैं तो आपका 1 किलो काजू जो मिल रहा है 96 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, और किशमिश का भाव 112 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक, तो ज्ञात करना है उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग अलग कितनी है। हमें यह बताना है कि मेवे में काजू कितना ग्राम था और किशमिश कितना ग्राम है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? मान लेंगे यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आई? प्रश्न समझ में आ गया आप लोगों को? क्या पता करना है? माना काजू की गिरी x ग्राम है, किशमिश ठीक है, किशमिश की गिरी कितना है आपका? y ग्राम है। ये आपने ऐसा मान लिया। मेरे भाई इस पैकेट में काजू आपका x ग्राम है और किशमिश भी आपका y ग्राम है। ठीक है, आपने ऐसा मान लिया। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेवे के 700 ग्राम, मतलब आपका जो काजू है x है और किशमिश है y है, इन दोनों को मिलाएंगे तो 700 ग्राम के बराबर होगा, क्योंकि पैकेट पूरा 700 ग्राम का है ना। और हमने मान लिया कि हमारा काजू x ग्राम होगा और किशमिश y ग्राम होगा, मान लिया। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमारा जो पैकेट है पूरा 700 ग्राम का है। पैकेट कितने का है भाई? 700 ग्राम का। तो हमारा जो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार आपका जो हो जाएगा x प्लस वाई। यहाँ पे हमने x प्लस वाई क्यों किया? क्योंकि x काजू है और y आपका गिरी है। जब दोनों को जोड़ेंगे तभी तो पैकेट के बराबर होगा। और पैकेट आपका कितना है? 700 ग्राम का पैकेट है। ये बात कंडीशन समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कैसे हुआ? क्योंकि जो ये पैकेट था आपका 700 ग्राम का था ना, 700 ग्राम में काजू भी है और किशमिश भी है। आपने यहाँ पे मान लिया कि काजू x है
और किशमिश y ग्राम है, ठीक है। तब जब दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 700 के बराबर आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आगे कह रहा है कि यदि काजू की गिरी का भाव 96 रुपये प्रति केजी है, ठीक है। अब हमें क्या दिया भाई, काजू की गिरी का भाव, काजू की गिरी का भाव कितना है, 96 रुपये, ठीक है। 96 रुपये, 96 रुपये प्रति केजी, ठीक है। 96 रुपये प्रति केजी है, या तो आप ऐसे लिखिए, समझ में आ रहा ही नहीं, कितना भैया, 96 रुपये प्रति केजी है। तो 1 केजी 1 ग्राम का कितना हो जाएगा, 1 ग्राम का भाव यहाँ पे प्रति केजी कर दीजिए, मतलब 1 केजी का दाम 96 रुपये है। तो 1 ग्राम का निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1 केजी में आपका कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है ना, 1 केजी में 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1 केजी का पैसा 96 रुपया है, तो हमें निकालना है 1 ग्राम का, तो 1000 नीचे चला जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, 96 बटा के 1000 रुपीज़, ठीक है। 96 बटा के 1000 रुपया हो जाएगा। ये आपने 1 ग्राम का निकालना है, लेकिन हमें निकालना किसका है, x ग्राम का। एक आपने 1 ग्राम का निकाल लिया, लेकिन हमें निकालना है किसका, x ग्राम का। तो यहाँ पे लिखेंगे x ग्राम का भाव, x ग्राम का भाव भाई 1 रुपये, 1 पेंसिल का मूल्य 3 रुपये, तो 3 पेंसिल का मूल्य मल्टीप्लाई, तो 1 ग्राम का पैसा इतना, तो x ग्राम का पैसा कितना, तो x ग्राम का पैसा इतना, इतना का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, x रुपया, ठीक है। ये x आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, तथा y ग्राम किशमिश की गिरी का भाव, y ग्राम किशमिश का भाव, यहाँ पे लिख लीजिए काजू, ठीक है। x ग्राम काजू का भाव इतना है, तो y ग्राम किशमिश का भाव कितना हो जाएगा, बताइए। किशमिश का भाव 1 किलो कितना है, 112 रुपये प्रति केजी। किशमिश आपका जो मिल रहा है 112 रुपये में 1 किलो मिल रहा है, तो हमें जब खरीदने जाएंगे 1 ग्राम तो कितना मिलेगा, 112 बटा 1000 हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना कितना है, y का, तो यहाँ पे हो जाएगा 112 बटा के 1000 इंटू y रुपये, ठीक है। ये आपका निकल गया भाई। हमने अलग अलग ग्राम के जो काजू किशमिश है उनका हमने प्राइस निकाल लिया कि इतने में मिलेगा, लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमारा कुछ पैसा और है। पैसा कैसा है, इधर देखिए, ठीक है। और हमारा जो पैसा है वो अलग है। पैसा क्या है वो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत कितना है, 72 रुपया। लेकिन हमने अलग अलग लागत कितना निकालना है, 96 बटा 1000, 112 बटा 1000, ये हमने अलग अलग निकालना है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल लागत क्या मतलब भैया, ये काजू वाला कितना है, काजू का है आपका 96x बटा 1000, और किशमिश का कितना है 112 बटा 1000 इंटू y, ठीक है। और टोटल पैसा कितना है आपका, 72 रुपया है, बस ये बन गया। अब इसी समीकरण को जब आप सॉल्व करेंगे, बनाएंगे, तब आपका काम आसान हो जाएगा। अब कैसे बनेगा भाई, 1000 यहाँ पे इसको क्या हो जाएगा बताइए, 1000 यहाँ पे कॉमन ले लीजिए और इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, यही तो होगा, ऐसे हो जाएगा ना। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बात हो गई। अब क्या करें काम, अब छोड़ दीजिए। अब हम काम यह करते हैं कि इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इसमें x का मान उठा के रख देते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब सॉल्व कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको बता दे रहा हूँ, समीकरण 1 से क्या भाई, x बराबर 700 माइनस वाई, ठीक है, 700 माइनस वाई।
आपका समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 700, एक्स प्लस वाई बराबर 700। तो यहाँ पे जो y प्लस है इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। ठीक, अब इसी x का मान आप उठा के समीकरण 2 में रख दीजिए। तो लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 क्या है, ये है 96 इंटू एक्स, लेकिन x आपका कितना निकला है 700 प्लस 112 वाई बराबर 7200। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो 7 छक्के 42, कैरी लगा 4 और 9 7 63, 63 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 67, और 2 शून्य आगे, माइनस वाई प्लस 112 वाई बराबर 7200। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे भाई, ये आपका प्लस है, ये 6700 कितना है, ये 67,200 आपका क्या है, यहाँ पे प्लस है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे कितना जीरो है, 3 जीरो होगा ना, यहाँ पे 3 जीरो होगा। ठीक है, अब ये जाके उस साइड माइनस हो जाएगा, 112 में से एक वाई घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 111 वाई 72,000 माइनस, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज़ समझ में आ रही नहीं मैंने कैसे किया। अब इसको माइनस करिए, जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 111 वाई, जीरो बचेगा, जीरो बचेगा, और यहाँ पे 8 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा देखिए, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, यहाँ पे बचा 10, 10 में से आप जब 2 घटाएं तो 8 बचा, यहाँ बचा कितना 1, मतलब 11, 11 से जब 7 घटाएंगे कितना बचेगा 4, और यहाँ कितना बचा भाई 6। ठीक है, ये आपका बचा पूरा ये। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपने सिली मिस्टेक किया था कि 96 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 96 वाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 96 वाई हो जाएगा। तो 112 में से 96 हमें घटाना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 112 में से 96 माइनस करना है, तो 12 में 6 जाएगा 6, यहाँ बचेगा कितना 10 में से 9 हो जाएगा 1, यहीं बचेगा 16, यही 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 वाई, यहाँ पे 16 वाई। ठीक है, 16 नीचे आ जाएगा तो बटा के 16, 16 दिन 32 होते हैं 48। ठीक है, तो ये आपका 300 आ गया। ठीक है, मतलब आपकी जो y की वैल्यू आई है कितनी आई है 300 आई है, y का मान आपका कितना आया है 300 आया है। ठीक है, अब इसी y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूँ मेरे भाई, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है आपका x बराबर 700 माइनस वाई, तो 700 माइनस वाई, वाई कितना आपका होगा बताइए, वाई आपका कितना है 300, तो x बराबर 700 माइनस 300, तो x बराबर 400। ठीक है दोस्तों, आप शुरू में ही आपने माना था कि x आपका काजू की गिरी है और y जो है आपका किशमिश की गिरी है, अतः आपका जो फाइनल आंसर होगा, अतः काजू की गिरी, अतः पैकेट में काजू की गिरी 400 ग्राम तथा किशमिश की गिरी 300 ग्राम है, 300 ग्राम है। ठीक है मेरे भाई, देखिए क्वेश्चन का डिमांड यही था कि आप बताइए कि उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग अलग कितनी है, तौल अलग अलग मतलब वो लोग कितने ग्राम हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था, आप इसको समझ कर नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम दिनों का एक नियत किराया है। ठीक है,
आपका स्कूल में, आपके स्कूल में लाइब्रेरी है और जो पुस्तक दे रहा है कहीं पुस्तकालय है, ठीक है, वो किराए पर पुस्तक बेचता है, ठीक है। देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। आप बुक चाहे जितने दिन ले जाइए, लेकिन 3 दिन का वो फिक्स रेट लेगा, ठीक है, वो 3 दिन का फिक्स रेट लेगा। उसके बाद क्या कह रहा है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया, मतलब अलग किराया। आप 7 दिन या 10 दिन बुक ले गए तो आपको 5 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद अगर ले जाएंगे तो उसका रेट अलग रहेगा, ठीक। फिर क्या कह रहा है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए। सरिता जो थी वो 7 दिन पुस्तक रखी थी, 7 दिन पुस्तक रखी थी तो कितने पैसे उसको पे किए, 27 रुपये, ठीक है। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के 21 रुपीज़ पे किए। अदा करने का मतलब होता है देना, अदा करने का मतलब चुकाना होता है, ठीक है। तो उसको 21 रुपया देना पड़ा जब उसने 5 दिन पुस्तक रखा था, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करिए। तो दोस्तों वही हाल है, टैक्सी वाला क्वेश्चन है। जैसे टैक्सी का यहाँ तक जाने का पैसा इतना है, उसके बाद अलग किलोमीटर जाएंगे यात्रा करेंगे तो उसका अलग चार्ज देना पड़ेगा। तो सेम क्वेश्चन उसी प्रकार का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना नियत किराया, माना नियत किराया बराबर x रुपया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो जाएगा आपका, बराबर y रुपया, ठीक है। ये आप प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया आपने मान लिया y रुपया, ठीक है मेरे भाई। अब बात को समझो क्या कह रहा है, प्रथम शर्त से यहीं पे समीकरण बनाना सबसे बड़ा काम है। इस एक्सरसाइज में समीकरण बना लिए, आपका आंसर आ गया। क्योंकि आप जब इक्वेशन बना लेंगे तो इक्वेशन को सॉल्व करने तो आपको आता ही है, लेकिन जब इक्वेशन कैसे बनेगा ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, ठीक है। तो उसी को हम लोग काम कर रहे हैं, उसी पे कि हमारा इक्वेशन बन जाए। चलिए अब पढ़ते हैं लाइन यहाँ से, समझ में आ गया ना, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है, ये सब अलग अलग समझ में आ गया ना। 3 दिन का उसका फिक्स रेट है, लेकिन जब उसके आगे ले जाएंगे तो अलग हो जाएगा, रेट अलग हो जाएगा। अब यहाँ से पढ़िए, सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के 27 रुपये। अब देखिए भाई, 7 दिन सरिता जब पुस्तक रखी तो 7 में पहला 3 दिन उसका नियत होगा, पहला 3 दिन क्या होगा, नियत होगा। अब बाकी 4 दिन आपका अतिरिक्त किराया हो जाएगा, 4 दिन क्या हो जाएगा, अतिरिक्त किराया हो जाएगा। बात समझेंगे नहीं, क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो 7 दिन उसने पुस्तक रखा शुरू से लेकर अंत तक, 3 दिन तक उसको नियत ही देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब वो ज़्यादा 4 दिन हो जाएगा तो उसका अलग पैसा लगेगा। तो दोस्तों हमने नियत किराया हमने कितना माना था, x रुपया, और 1 दिन का किराया हमने माना था y रुपया। नियत किराया माना था x रुपया, और ये जो है 1 दिन का किराया हमने माना था y रुपया। तो 4 दिन कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार या प्रथम शर्त से x प्लस 4y बराबर टोटल पैसा कितना पे करना पड़ रहा है, 27 रुपीज़। तो ये आपका समीकरण बन के 1 तैयार हो गया। समझ में आएगा नहीं। अब दूसरे शर्त से या द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, ठीक है। द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के 21 रुपये पे किए। 5 दिन का मतलब क्या हुआ, 5 दिन का मतलब ये हुआ कि पहले 3 दिन नियत रहेगा और अगले 2 दिन अतिरिक्त में रहेगा। पहले 3 दिन आप नियत में रखेंगे और अगले 2 दिन आप क्या रखेंगे, उसमें अतिरिक्त वाले में रखेंगे, ठीक है। तो एक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, y, तो 2 दिन का क्या हो जाएगा, 2y। तो समीकरण कैसे बनेगा, x प्लस 2y। कितना पैसा देना पड़ रहा है भाई उसको, 21 रुपया। कितना पैसा पे करना पड़ रहा है, 21 रुपये। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इसी दोनों समीकरणों को घटा दीजिए। यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है स्पेस का मतलब मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको आइडिया लग गया कि करना क्या है। तो आप लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे, अतः अब लिखेंगे यहाँ समीकरण बनेगा, अब लिखेंगे दोनों समीकरण को जोड़ने या घटाने पर, ऐसा लिखेंगे आप, ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ घटाने पर, ठीक, घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस है,
देखिए कैंसिल, एक्स वाला कैंसिल हो जा रहा है, 4 में से 2 घटा दीजिए 2y, 27 में से 21 घटा दीजिए 6 हो जाएगा। तो y का मान क्या निकल के आएगा, यहाँ से y का मान 3 निकल के आएगा। ये आपने y निकाल लिया मेरे भाई, ये आपने क्या निकाल लिया, y निकाल लिया। अब y आपने जब निकाल लिया है तो y का मान किसी भी समीकरण में रख के x का मान भी निकाल लीजिए। तो यहाँ पर लिखिए क्या, y का मान इक्वेशन 1 में पुट करने पर या रखने पर, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, x + 4y = 27। तो x + 4y और y की जगह पे आपने क्या निकाला है, 3 रख दीजिए बराबर 27, ठीक है। तो x + 12 = 27 और x = 27 - 12। तो 27 में से 12 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 5, 15। तो x का मान कितना आ गया आपका, 15 आ गया, ठीक है। और दोस्तों यही आपने काम किया था कि आपने x क्या माना था, x आपने माना था नियत किराया और y आपने क्या माना था, अतिरिक्त दिन का किराया। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, अतः नियत किराया 15 रुपये तथा अतिरिक्त किराया 3 रुपये है, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन यहीं बस इतना ही था, देखिए इतने में हो गया। इतना बड़ा लिखा हुआ है, इसको देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ के समीकरण में बनाना है। समीकरण बन जाएगा तो आपका आंसर आना तय है, ठीक है। कि क्वेश्चन नंबर आपका 7 था डॉक्टर मनोहरी बुक से, और आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है। यदि 2 किसान कम होते हैं तो प्रत्येक को 50 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। यदि किसानों की संख्या 2 अधिक हो जाती है तो प्रत्येक को 30 रुपये कम मिलते हैं। तो कुल धनराशि कितनी थी और कुल किसान कितने थे। मेरे भाई हमसे क्या पूछ रहा है कि हमें कुछ पैसे को किसानों में बांटना है, जो हमारे फार्मर हैं उनमें कुछ पैसे को डिपॉजिट करना है, मतलब बांटना है, ठीक है। तो जब पैसे बांटा जा रहा है तो मान लीजिए 50 किसान हैं, सपोज करिए कि 50 किसान हैं, 50 किसान को पैसे बांटने हैं। तो 50 किसान को बुलाया जा रहा है कि आपको पैसे आज के दिन बांटने हैं, ठीक है। तो 50 किसान को जब सूचना दिया गया कि आपको पैसे बांटने हैं, इतना आपको मिलेगा, तो क्या हुआ कि अगले दिन जब वो लोग पैसे लेने आए तो 50 किसान में से 2 किसान नहीं आए, मतलब कितने आए, 48 आए। तब 2 किसान जब नहीं आ रहे हैं तब जो 48 किसान हैं उनको 50 रुपये अधिक मिल जा रहे हैं। मान लीजिए 100 रुपये मिलना था, सबको 100 रुपये मिलना था, लेकिन जब 2 किसान नहीं आए तो उनको 50 रुपये ज़्यादा मिलने लगा, मतलब 150 रुपये मिलने लगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का डिमांड था। फिर आगे क्या करा है, यदि किसानों की संख्या 2 अधिक हो जाए और जब किसान 50 की जगह पे 52 आ जाए, 50 की जगह पे कितने आ जाए, 52 आ जाए, तब प्रत्येक किसान को 30 रुपये कम मिलते हैं। तब प्रत्येक को 30 रुपये कम मिलते हैं। देखिए फिर हमसे पूछ रहा है कि तब बताइए हमारे पास कितना पैसा था और हमारे पास किसानों की कितनी संख्या थी, मतलब कितने किसान थे एक्चुअल में। तो क्या करते हैं मेरे भाई, हम मान लेते हैं कि जो हमारे किसान हैं, किसानों की संख्या मान लेंगे और कुल धनराशि मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हल माना कुल धनराशि x रुपया तथा किसानों की संख्या y, माना हमारे पास कुल कितने किसान हैं, y है। अब दोस्तों देखो, अब समीकरण बनाना बहुत यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। प्रथम शर्त से कंडीशन समझो, हैं। माना कि हमारे पास x रुपया था, ये आपने मान लिया x रुपया था, ठीक है। ये आपने क्या मान लिया, टोटल आपके पास x रुपये थे। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आप किसानों की संख्या 2 कम कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 2 कम कर दीजिए। यहाँ देखिए लिखा है ना कि यदि 2 किसान कम होते तो पहले y थे, पहले कितना थे, y है, y थे। अब y में से जब 2 कम करेंगे तो -2 हो जाएगा। तब भाई जब 2 माइनस कर रहे हैं तो आपको
50 रुपये अधिक मिलते हैं आपको, मतलब जो आपके पहले वाले थे, जो आपके क्या थे, पहले वाले कौन थे, पहले वाले आपके पैसे टोटल धन कितना था x, और कितने किसानों में था मेरे भाई, y किसानों में। ठीक है, तो ये माइनस का साइन यहाँ पे लगेगा, क्यों लगेगा, अब इसी को समझना है, यही बहुत कठिन काम है समझना। देखिए ये चीज़ कह रहा है कि हमारे पास y-2 किसान थे, हमारे पास कितने किसान थे, y-2, और हमारे पास कुल धनराशि x रुपये थी। x रुपये धनराशि जब हम डिपॉजिट कर रहे हैं, जब हमारे पास 2 किसान कम हो जा रहे हैं, जब हमारे पास 2 किसान कम हो जा रहे हैं, किसमें से कम हो जा रहे हैं, पहले वाले, पहले y था, जब y से कम हो जा रहा है तब हमें 50 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, 50 रुपये ज़्यादा मिल रहा है प्रत्येक किसानों को। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब हम समीकरण को बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनेगा समीकरण, कैसे काम होगा, तो आपका ये बन गया समीकरण नंबर 1 बन गया, इसको यहीं पे आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ये बन गया। अब देखिए द्वितीय शर्त से क्या कह रहा है, मेरे भाई द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, अब ध्यान समझो, कह रहा है कि यदि किसानों की संख्या 2 अधिक हो जाए, क्या हो जाए, 2 अधिक हो जाए। अब अधिक हो जाएगा मतलब पहले हमारी धनराशि कितनी थी, x थी, जब 2 किसान ज़्यादा हो जा रहे हैं तो प्रत्येक को कम मिलेगा, कितना कम मिलेगा, 30 रुपया, पहले से कम मिलेगा, पहले से कम मिलेगा, मतलब पहले क्या थे, x/y किसान थे। भाई ये जो पूरा हमारा टोटल पैसा है, ये वाला जो टोटल पैसा है और ये वाला टोटल पैसा है, तो जब किसान बढ़ेंगे तो पैसा कम होगा ना। बात क्यों नहीं समझ में आ रहा है, समझ क्यों नहीं आ रहा है आपको, किसान जब बढ़ाएंगे तो पैसा तो कम मिलेगा ना, कि किसान बढ़ाते जाएंगे पैसा ज़्यादा मिलेगा। यही कंडीशन इसमें लगा है कि किसानों की संख्या कम करेंगे तो आपका पैसा ज़्यादा मिलेगा। किसान अगर कम आएंगे, बुलाए हो 50 लोगों को, 50 लोग को बुलाए हो, 40 लोग आ गए, अब बांटना हमें 1000 रुपये है, मतलब पूरा जितना पैसा लेके आए हैं बैंक से सबको बांट देना है। तो भाई जब कम लोग आएंगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा सबको, समझ आ रहा है कि नहीं। इसी प्रकार हमने ये काम किया। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि किसानों की संख्या 2 बढ़ जाए। जब किसान की संख्या 2 बढ़ेगी, बुलाए हो 50 लोगों को, आ गए 80 लोग, तो पैसा सबको देना है, और पैसा सबको देना तो कम देंगे ना। तो बस यही है, टोटल आपका मान लीजिए इतना पैसा था, इतना पैसा जब किसान आपके 2 बढ़ जा रहे हैं तब आपके पैसा जो है कम हो जाएगी। ये था कॉन्सेप्ट, इसी को समझना है, बाकी ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, आपका ये समीकरण नंबर 2 बन के तैयार हो गया, समझ में आया ना बच्चा। अब देखो ये आपका क्या हो गया, समीकरण नंबर A2 हो गया। ठीक है, अब हम इसी को सॉल्व करते हैं। हमारे पास स्पेस की कमी है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इसको प्रॉपर तरीके से लिखिएगा। ठीक है, क्या करते हैं भाई, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो आप लिखेंगे जोड़ने पर, देखिए जोड़ेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, बचेगा ये। ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, आप x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा, पहले लिख ले रहा है ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पचास 3 80। ठीक है, ये हमारे पास बन के आ गया। अब मेरे भाई समझो, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, x बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या हो जाएगा आपका 1/y-2, 1/y+2 बराबर 80, बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक, अब हमें इसको सॉल्व करना। देखिए y+2 यहाँ पे आ जाएगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y+2 माइनस y+2। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। नीचे क्या हो जाएगा आपका y² a माइनस b a प्लस b। ठीक है, समझ में आया कि नहीं यहाँ पे। ओके, अब देखो क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से ये y और y ख़त्म, 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, यही तो हो जाएगा। चलिए देखिए क्या बन रहा है समीकरण। चार यहाँ देखिए मल्टीप्लाई है, नीचे आएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 80 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे कटेगा बताइए, 2 से काट दीजिए,
2 एक कम 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, ठीक है। फिर इसको 2 से काट दीजिए तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 20, मतलब 20 आया। आप जब x निकालने जा रहे हैं तो 1/20 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या गया आपका 20 आ गया। क्या बचा, ये बचा। अब इसको देखो क्या करो, y² - 4 है, इस साइड आ जाएगा तो x की वैल्यू क्या आई, y² - 4 × 20। ये आपका समीकरण नंबर क्या बन गया मेरे भाई, ये आपका समीकरण नंबर 3 बन गया, ठीक है। समझ में आ गया नहीं, ये आपका समीकरण 3 बन के तैयार हो गया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। इसको अब हम इरेज करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन को मैंने इरेज कर दिया, बात को समझिएगा कैसे हो रहा है ये। अब हमें समीकरण 1 से काम करना है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका क्या है, ये है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 2x ना, y² - 2y बराबर 50। मेरे भाई समीकरण 1 में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, y का करेंगे x में तो xy, x का y में करेंगे तो -xy और x का 2 में करेंगे तो +2x बराबर बटा के y का y में करेंगे y² और y का 2 में करेंगे 2y हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। अब देखिए क्या करना है इसके आगे। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए सब ऊपर से, तो x जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, y - y + 2 बटा के y² - 2y बराबर 50। देखिए y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब दो आप, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को पूरा। देखिए तो यहाँ पे क्या बचा, x1, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई नीचे आएगा, भाग हो जाएगा, 25 बचेगा। ये आपका यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y की जो x की वैल्यू जो आ रही है 25 × y² - 2y, ठीक है। ये आपका मेरे भाई समीकरण नंबर आपका 4 बन गया। अब ध्यान दीजिए कि समीकरण 3 और समीकरण 4 आपका एक ही है। यहाँ भी x बराबर कुछ है, यहाँ भी x बराबर है। जब समीकरण में एक पक्ष बराबर रहता है तो दूसरा पक्ष जरूर बराबर हो जाता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कैसे, समीकरण 3 और समीकरण 4 से, ठीक है। समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 ये है x बराबर इतना और 4 ये है, 3 ये है। तो 4 आपका क्या है मेरे भाई, बताइए। ऐसा लिख सकते हैं हम क्या, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखिए काम क्या करना है, अब सॉल्व करना है इसको। 5 से काट दीजिए, 5 चौके 20, 5 × 5 = 25, 4 का अंदर मल्टीप्लाई 4y, 4 चौके 16, 5 का अंदर मल्टीप्लाई 5y², 5 दूनी 10y, ठीक है। ये हो जाएगा। अब सारे को हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 कहाँ से आया था, हाँ ठीक है। ध्यान दीजिए, सारे को इस साइड लेके आइए तो क्या हो जाएगा, 5y² - 10y - 4y² + 16 बराबर 0, ठीक है। तो 5 में से 4 जाएगा, y बचेगा y² और 10 यहाँ पे बचेगा 10y + 16, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हमें इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन कैसे होगा, देखिए इसको लिख सकते हैं हम y² - 8y - 2y + 16 बराबर 0। भाई 10 को 8 - 2y लिख सकते हैं क्या, जी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस अब आपका काम आसान हो गया।
ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से कॉमन हो जाएगा आपका y माइनस 8 बचेगा, यहाँ से कॉमन हो जाएगा 2, तो y माइनस 8 बचेगा बराबर 0। यहाँ बचेगा y माइनस 8 और y माइनस 2। फैक्टराइजेशन तो आना चाहिए, जब दो संख्याओं का गुणा 0 होता है तो पहली संख्या 0 होती है या तो दूसरी संख्या आपके 0 के बराबर होती है, ठीक है, यही होती है ना, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमने ये कॉमन ले लिया था, ठीक, y आपने कॉमन लिया यहाँ से तो y माइनस 8 बचा। अब यहाँ से जब माइनस 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 8 बचेगा, ठीक है मेरे भाई। एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे हमने इसको ऐसे क्यों लिखा था, क्योंकि ये यहाँ पे आपका 10 लाना था तो 8 माइनस 2 कर दिए, ठीक है। अब हमें काम क्या करना है, यहाँ पे y आपका 8 हो जाएगा और इधर भी y आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया y का वैल्यू। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से हमें एक काम करना है कि हमें किसानों की संख्या को मैक्सिमम लेना है। यहाँ पे जो किसान हैं उनको मैक्सिमम चूज़ करना है। तो जो हमारा y की वैल्यू 2 है इसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, इसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो y की जो वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, 8 लेंगे, ठीक है। अब x का मान निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपका समीकरण 3 क्या था, समीकरण 3 आपका था x बराबर 20 y माइनस 4। आपका ये समीकरण नंबर 3 बना था दोस्तों, मैंने अरेंज कर दिया, लेकिन समीकरण 3 यही था, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे y की प्लेस पे क्या रख देना है, 8 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। 64 माइनस 4 बराबर 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा 60। तो x का मान आपका कितना निकल के आया, 1200। x का मान क्या निकल के आया मेरे दोस्तों, 1200। क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था कि क्वेश्चन में पूछा था आपसे कुल धनराशि और किसानों की कुल संख्या बताइए, ठीक है। तो हम लोगों ने x को क्या माना था, कुल धनराशि माना था, तो यहाँ पे, और किसानों की संख्या क्या माना था, y माना था। तो आपकी किसानों की संख्या ये हो जाएगी, किसानों की संख्या और कुल धनराशि, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आप इसको एक बार रोक कर वीडियो को समझ लीजिएगा कि कैसे ये हुआ है, ठीक है मेरे भाई। आपने y माना था किसानों की संख्या, देखिए किसानों की संख्या मैक्सिमम लेना है ना, इसलिए मैंने y बराबर 2 को छोड़ दिया। और x आपने माना था पूरा टोटल पैसा कितना डिवाइड करना है, तो यही आपका पूरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये जो भी था इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर आप 9वां देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत खतरनाक है लेकिन आप कर ले जाएंगे। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुल 75,000 रुपये की पूंजी लगाई। कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, कोई आदमी है, वो अपनी पूंजी 75,000 रुपये कहीं लगा दे रहा है, इन्वेस्ट कर दे रहा है, ठीक है। इसका एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाता है, ठीक है। 75,000 रुपये का एक भाग जो 12% के दर पे वो लगा देता है और शेष जो पैसा है वो 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाता है। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज मतलब टोटल इंटरेस्ट 8300 रुपये मिले तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया था। प्रत्येक दर का मतलब 12% पर कितना लगाया था और 10% पर कितना लगाया था, यही आपका क्वेश्चन का मतलब है। तो हम एक काम करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। लिखिए हल। और माना 12% वार्षिक ब्याज की दर पर x रुपया लगाया। मान लिया आपने कि जो व्यक्ति था 12% वार्षिक ब्याज की दर पर x रुपये लगाया। आप यहाँ पे 12 ही क्यों माने, क्योंकि पहले दिया है ना, ठीक है, आप ऐसा मान सकते हैं। तो भाई 12% वार्षिक ब्याज की दर पर कितना लगाया, 100 रुपया लगाया, ठीक है। अब हम यहाँ से बताइए क्या होता है, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। आपका ब्याज इंटरेस्ट क्या होता है, SI सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन गुणे रेट गुणे टाइम इंटू 100, ठीक है, यही तो होता है, इंटू 100 होता है, ठीक है। प्रिंसिपल आपका वो कितना था, मनी
रेट कितना था, टाइम कितना था, ये आपका SI यही होता है, ठीक है। तो आपका ये जो है पूरा टोटल पैसा कितना था भाई बताइए, 100 रुपया आपने लगा दिया, इंटरेस्ट कितना है 12 है इंटू 100, ठीक है, सॉरी डिवाइड बाई 100 क्योंकि आपका फार्मूला है। तो इसको कैसे कटेगा, 4 से काट दीजिए, 4 तियाँ 12 और 4 पचे 25 चौका 100, तो 3x बटा के कितना आ गया 25। ये आपका साधारण ब्याज आ गया आपका 1 साल का, ठीक है। ये 1 साल का यहाँ पे साधारण ब्याज, यहाँ पे लिख लीजिएगा 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकल के आया। इसी प्रकार अब बताइए, जब उसने 100 रुपया लगा दिया, 75,000 रुपये में से आप उसने 100 रुपया लगा दिया, तो उसके पास कितना बचेगा, तो यहाँ पे लिखिए शेष धन। शेष धन कितना बचेगा भाई, 75,000 में से उसने 100 रुपया लगा दिया, तो शेष तो यहीं बचेगा ना। अब लिखिए शेष, ध्यान दीजिएगा, अब इस पे हमको 10% का ब्याज लगाना है, 10% को उस पे पूंजी को लगाना है, ठीक है। इस पे शेष धनराशि पर लगाना है, ना कि टोटल पर लगाना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे 10% वार्षिक ब्याज पर साधारण ब्याज। भाई तब आपका जो ये बच रहा है यही आपका मूलधन हो जाएगा। मूलधन कितना है 75,000 माइनस 1, समय रेट कितना है 10%, ठीक है, बटा के 100। टाइम आपका 1 साल रहेगा ना, वार्षिक का मतलब होता है 1 साल, वार्षिक का मतलब क्या होता है 1 साल, क्या 1 साल, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आएगा नहीं क्या कह रहा है, देखिए यही कह रहा था, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो बड़ी दिक्कत है, समझने का प्रयास करिए भाई। उड़ा दीजिए 0 से 0, क्या बचेगा, मैं इसको एरेज कर दे रहा हूँ आपका, ये वाला फार्मूला SI बराबर PRT/100। तो यहाँ पे क्या बचेगा 75,000 माइनस 1 बटा के 10, ठीक है, यहीं बचेगा ना, ये आपका बन गया। लेकिन भाई अलग अलग साधारण ब्याज मिला है, ठीक है। ये 12% वाला साधारण ब्याज इतना है, और जब 10% पर लगा रहा है साधारण ब्याज तो आपका इतना है। लेकिन हमें लास्ट में एनुअल लास्ट में साधारण ब्याज कितना मिल रहा है 8300 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है प्लस ये क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार 3x बटा के 25 प्लस 75,000 है भाई 10 बराबर 8300, ठीक है। ये आपका पूरा क्वेश्चन का मतलब था, क्योंकि ये जो अलग अलग साधारण ब्याज है मेरे भाई, ये जो अलग अलग साधारण ब्याज है ये पूरे आपके एनुअल साधारण ब्याज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करिए, इसको कैसे करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए, 10 तिहाई 30x हो जाएगा, प्लस 25 का 75 में करना है, तो 25 का 75 में करिए, 5 पचे 25, 7 पचे 35, 35 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 35 में 2 जोड़िए 37, और 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, 5 7 5 3 8 1, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 1875 के आगे 3 0, 1 2 3 माइनस x, सॉरी 25x हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन है बस, और 25 का 10 में करेंगे तो 250 हो जाएगा, 250 का हमें 83 में करना है, तो 250 का हमें किस में करना है 83 में करना है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रहा हूँ ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, 25 दाम में 250 बराबर 8300, ठीक है। 5 तियाँ 15, 3 दूनी 6 7, 8 5 40, 8 दूनी 16, 16 4 20, बटा के 5 7 0 275, ठीक है। तो 250 का जब इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 275 के आगे कितना 0 3 0, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए
2075 के आगे कितना 0 3। ठीक है, ये आपका फाइनल कैलकुलेशन माना जाएगा। इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूँ। ठीक, अब क्या होगा मेरे भाई, 30 में से 25 घटा दीजिए, 5x बराबर ये वाली क्वांटिटी पूरी माइनस ये वाला 18750। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन को अरेंज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। आप नोट कर लीजिएगा। देखिए 3 0 तो ऐसे ही उतर जाएगा, 1 2 3। ठीक, अब हमें क्या करना है, 5 में से 5 को घटाना है 0, 7 में से 7 को घटाना है 0, 10 में से 8 घटाना है 2, और यहाँ पे 1, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, इतना बच रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 चौके 20। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40,000। आपका x कितना निकल के आया है, 40,000। मतलब मेरे भाई आप 12% पर पूंजी लगा रहे हैं तो आपको 40,000 रुपये लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं, 40,000 रुपये लगा रहे हैं। और 10% पे निकालना है तो क्वेश्चन अरेंज कर दे भाई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 12% पर लगाए हैं। अब 10% पर वार्षिक ब्याज कितना है, 75,000 माइनस 40,000। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 3 0 3 0 3 0 और 5 5 3, ये 35,000 रुपये आप 10% पे लगा रहे हैं और 40,000 आप 12% पर लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब यही था। क्वेश्चन देखिए आसान है, आपको बस समीकरण बनाना है और समीकरण जब बन जाएगा तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसी प्रकार और भी हमारे बुक्स में क्वेश्चन है, हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपका काम यही है कि आपको पढ़ना है और वीडियो को शेयर करना है ताकि और लोग भी जुड़ें और पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन जहाँ नहीं समझ आ रहा है उसको वीडियो को रोककर समझने का भरपूर प्रयास करिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। ये भी आपके क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही है, एकदम सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो आपने किया था, अगर आप वो समझ गए तो क्वेश्चन नंबर 10 करने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, फिर भी मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि एक व्यापारी ने बैंक से 5,000 में से कुछ रुपए 12% की वार्षिक ब्याज की दर से और शेष 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। ठीक है, कोई व्यापारी है, मर्चेंट है, कुछ उसको ज़रूरत पड़ी होगी अपना व्यापार करने में, तो 5,000 में जो लिया है, 5,000 में 12% पे लिया है और शेष 15% वार्षिक ब्याज की दर से उसने साधारण ब्याज पर कुछ पैसे लिए। पहला जब बात समझिए, 5,000 वो पैसा लिया, पहला उसने कुछ उसको डिसाइड किया कि हम 12% की ब्याज की दर से उधार लिया है और शेष जो पैसा है वो 15% वार्षिक ब्याज की दर से उसने पैसा उधार लिया है। आगे कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उसे कुल 6,320 रुपये देने पड़े। 2 वर्ष बाद मतलब समय कितना दे दिया, 2 वर्ष बाद। तो ज्ञात कीजिए व्यापारी ने प्रत्येक दर पर कितना उधार लिया था। बस सेम क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप समझ गए तो इसको करने में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए हम मान लेते हैं, यहाँ पे माना x रुपया 12% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लिया। आप ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तब साधारण ब्याज क्या हो जाएगा मेरे भाई, तब साधारण ब्याज आपका ये हो जाएगा। आपका मूलधन कितना है, x है
दर कितना है 12% है, समय कितना है 2 वर्ष है, 2 वर्ष दिया है ना, 2 वर्ष बटा के 100, ठीक है। इसको उड़ा दीजिए, अब 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 50 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए 6, तो कितना आ जा रहा है आपका 6x बटा के 25। ये आपका साधारण ब्याज निकल गया, तब निकला जब आप 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए थे तब, ठीक है। अब शेष धन, अब ध्यान दीजिए बच्चा, अब शेष धन क्या रहेगा आपके पास, आपने 100 रुपया तो उधार ले ही लिया है, कितने में से 5000 में से, तो शेष धन आपके पास कितना बचेगा 5000 माइनस x बचेगा। आपने 100 रुपया तो काम कर लिया, अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा 15% पर, तो इस पे जब लगेगा आपका साधारण ब्याज, तो अब लिखेंगे क्या 15% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज, ठीक है। शेष धन पर यहाँ पे देखिए ना, कह रहा है कि शेष, इस शेष का मतलब क्या है, ये वाला शेष। आप जब 100 रुपया इसमें से इन्वेस्ट कर दे रहे हैं या ले रहे हैं, उधार दे रहे हैं, तो इस पे आपको कितना वार्षिक ब्याज देना पड़ रहा है 15% वार्षिक ब्याज देना पड़ रहा है। तब इस पे आपका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तब आपका साधारण ब्याज हो जाएगा, मूलधन कितना है आपका 5000 माइनस x, दर कितना है आपका 15%, समय कितना है 2 साल बटा के 2। इसको जब काटेंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा, फिर इसको काट दीजिए 5 से, तो 5 धाम 50, 5 तियाँ 15 बराबर 5000 माइनस x इंटू 3 बटा के 10, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, आप जो ये निकाले हैं ये 15% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज निकाले हैं, और आप जब ये निकाले हैं क्वांटिटी, ये आप 12% की जो आप दर है उस पे आप साधारण ब्याज को निकाले हैं। लेकिन मेरे भाई आगे कुछ क्वेश्चन में और भी हमें इन्फॉर्मेशन दिया है कि 2 वर्ष बाद उसे कुल 6320 रुपये बैंक को देने पड़े। तो बताइए मेरे भाई 5000 लिया था, 6320 उसको देना पड़ रहा है, तो ब्याज कितना है प्रश्नानुसार, तो यहाँ पे लिखिएगा। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, ऊपर यहीं पे इरेज कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। प्रश्नानुसार ब्याज क्या हो जाएगा आपका 6320 माइनस 5000, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको टोटल 6320 रुपये पे करने पड़ रहे हैं 2 साल बाद, लेकिन आपने लिया कितना था 5000 लिया था, तो ब्याज जब निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको जो लास्ट में आपने जो मिश्र धन देना पड़ रहा है पूरा टोटल ब्याज, और आपका जो मूलधन था, तो यहाँ पे बचेगा कितना 1320 रुपये, ठीक है। ये आपका पूरा ब्याज निकल के आया मेरे भाई, ये आपका क्या निकल के आया पूरा ब्याज, ये आपका पूरा ब्याज निकल के आया। लेकिन प्रश्नानुसार जो आपका ब्याज था 1320 है, लेकिन आपने क्या निकाला है 12% पर इतना ब्याज निकाला है और 15% पर इतना ब्याज निकाला है, तो बस दोनों ब्याजों को जोड़ेंगे तो टोटल इक्वल हो जाएगा। समझिए बात को, दोनों ब्याजों को जोड़ेंगे तभी तो टोटल इक्वल होगा, ठीक। तो हम काम क्या करते हैं, अब 6x बटा के 25 प्लस 5000 माइनस x 3 बटा के 10 बराबर 1320, ठीक है। ये आपका यहाँ से निकल के चला आया मेरे भाई। अब इसको सॉल्व करना बहुत बड़ी बात है, देखिए बहुत बड़ी बात का मतलब कैलकुलेशन है। 10 का 6 करिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 छक्के 60x, ठीक है, प्लस अब 5 तियाँ 15, ये देखिए ये 5 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। 15 का हमें करना है 25 में, 25 का हमें मल्टीप्लाई करना है 15 में, तो 5 पच्चीस 25, 25 पंजे 125 हो जाएगा, और 25 एक कम 25, ठीक है, 25 पंजे 125 और 25 एक कम 25, तो 5 5 2 7 2 1 3। मेरे भाई कैलकुलेशन समझो, देखो 3 का गुणा जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, लेकिन 3 जीरो है, फिर 25 का मल्टीप्लाई भी करना है ना, तो 25 का जब हम 15 में किए तो 375 आया, कितना आया 375, लेकिन हमें 3 जीरो लगाना है ऐसे, ठीक है। 3 का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का x में करेंगे 3x हो जाएगा, लेकिन है 25 तो 25 3 75 x हो जाएगा, बटा के 25 दाँ में 250, और आपका ये बराबर कितना है आपका 1320 है, ठीक है, 1320 है। अब मैं इसको वापस इरेज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 75 है और यहाँ पे 60x है। 75 में से जब 60 घटाएंगे कितना बचेगा, -15x प्लस, ठीक है, बराबर 1320 गुणे 250। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ 15x हो जाएगा प्लस 375 प्लस 375। अब इसका गुणा किस में करना है, 132 का गुणा 250 में कर दीजिए पहले, तो कितना आ जाएगा। तो 250 में जब करेंगे 2 0 0 0, 5 दूनी 10, 5 3 15 16, 5 एकम 5 1 6, ठीक है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 कम 2, 0 0 10, 6 6 12, 1 13, 2 1 3 और 1 0 1 0, ये इतना आ गया। तो आपका टोटल आ जा रहा है 330 और 4 0, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपका पूरा फाइनल मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब देखिए क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पे 15x बराबर 330 0 0 0 माइनस 375 0 0, ठीक है, माइनस 15x बराबर, अब घटाना है तो घटेगा कैसे, कैसे घटेगा बताइए। कौन बड़ा है पहले बताइए, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, हैं? कोई गड़बड़ तो हो गया क्या। नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब ये 250 था यहाँ पे, ठीक है, 250 ये, तो ये यहाँ पे 250 का मल्टीप्लाई 1320 में हमने कर दिया, यही ना किया है भाई। एक बार फिर से रीचेक कर लिया जाए, 1320 का 250 में करना है, तो 0 0 0 0 0, 5 दूनी 10, 5 3 15 16, 5 एकम 5 1 6, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 कम 2, 0 0 0, 6 4 10, 6 6 12 13, 2 1 3। तो यहीं तो आ रहा है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। और हाँ, यहाँ पे एक 0 कम रहेगा ना भाई, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा कहाँ से आ जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना, सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए बस। अब क्या करिए, घटाइए, तो 3 0 तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका। अब 5 में से यहाँ 5, 7 में से 3 जाएगा 4, तो ये आपका आ गया। और यहाँ पे माइनस, ठीक है, x की वैल्यू निकालने जाएंगे तो माइनस माइनस देखिए कैंसिल हो जाएगा, 45 के आगे 3 0 बटा के 15, 15 3 यहाँ 45, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आ रही है 3000 आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे भाई, 3000 आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, x की वैल्यू आपकी 3000 आ रही है। आपने x क्या माना था, आपने x माना था 12% पर ब्याज कितना देना पड़ेगा, ठीक है। तो 12% पर आपको इतना देना पड़ेगा, और यहाँ पे ये 12% पर देना पड़ेगा, 12% की वार्षिक दर से ब्याज, ठीक है। ये जो x था आपने 12% की वार्षिक दर से ब्याज माना था, तथा और टोटल आपको कितना था, 5000 था। तो 5000 माइनस 3000 बराबर 2000 रुपये 10% की वार्षिक दर से ब्याज, ठीक है, ब्याज। मेरे भाई क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, क्वेश्चन का यही डिमांड था कि व्यापारी ने प्रत्येक दर पर कितना कितना उधार लिया था। तो भाई साहब जो मर्चेंट था, अपना व्यापारी था, वो 12% पर 3000 रुपये उधार लिया था, और 10% पर कितना उधार लिया था, 2000। तो क्वेश्चन में क्या करना है कि क्वेश्चन को पहले तो समझना है, क्वेश्चन का इक्वेशन कैसे बनेगा ये समझना है। उसके बाद इक्वेशन बनाने के बाद इक्वेशन को केयरफुली सॉल्व करना है। जब आप इक्वेशन को केयरफुली सॉल्व करेंगे तभी आपका आंसर समझ में आएगा, ठीक है। कोई अगर सिली मिस्टेक कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन को आप वीडियो को रोक कर आप समझ लीजिएगा, और
आपका 12% की वार्षिक ब्याज दर से 3000 आ गया था और 10% की दर से 2000 रुपये आप उधार लिए थे, ठीक है। तो ये आपका पूरा फाइनल आंसर है मेरे भाई, आप इसको नोट कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली 3H में आपके टोटल 16 क्वेश्चन हैं, जिसमें से हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और बाकी क्या जो 6 क्वेश्चन बचा इसको भी कर लेंगे हम लोग, NCERT के हैं। उसके बाद 3I है आपका, डॉक्टर मनोहरे बुक आप लोग पढ़ते रहिए। उसके बाद अपना नया चैप्टर आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ ही रहा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।